हमने सीमेंट का भी इस्तेमाल किया था और एग्रीगेट का भी इस्तेमाल किया था, साथ में कुछ एडमिक्सचर्स भी इस्तेमाल करते थे हम, और उसमें पानी मिला के कंक्रीट बना लेते थे, यही करते थे। लेकिन सीमेंट की तो हम बात कर चुके हैं कि सीमेंट में ओपीसी में कितना प्रोपोर्शन होता है, क्या रोल प्ले करते हैं, उस रोल के हिसाब से क्या बॉक्स कंपाउंड्स बनते हैं, कितने अलग अलग टाइप के सीमेंट हैं, ये सारी बातें हम सीमेंट के बारे में कर चुके हैं। इसकी टेस्टिंग भी कर चुके हैं, कैसे हम पता लगाएंगे ये सीमेंट इस्तेमाल करने लायक है भी कि नहीं है। लेकिन एग्रीगेट के बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो एग्रीगेट की शुरुआत करते हैं। तो एग्रीगेट को अगर थोड़ा सा समझें तो एग्रीगेट की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अगर एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होंगी, और उसी की प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे कि इस एग्रीगेट को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो शेप पे डिपेंड करती है। किस पे? शेप पे। अब ये जो एग्रीगेट है ये आपका सर्कुलर भी हो सकता है, यही एग्रीगेट आपका एंगुलर भी हो सकता है, यही एग्रीगेट आपका फ्लेकी भी हो सकता है। मतलब कि कोई गोल सा एग्रीगेट भी हो सकता है सर्कुलर, कोई थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा एंगुलर सा भी हो सकता है, और कोई फ्लेकी मतलब उसके जो एजेस हैं नुकीले एजेस वाला भी क्या हो सकता है, एक एग्रीगेट हो सकता है। तो मैं किस टाइप का एग्रीगेट इस्तेमाल करूं ये भी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा किसी भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर को बनाने से पहले। मतलब कि सर्कुलर को कैसे इस्तेमाल, देखिए सर्कुलर अगर मैं कई सारे सर्कुलर एग्रीगेट एक साथ इस्तेमाल कर लेता हूं तो कॉन्टेक्ट सरफेस एक दूसरे के बीच में क्या होगा, बहुत कम होगा, लेस कॉन्टेक्ट सरफेस। मतलब अगर मैं एक कंक्रीट का पेस्ट तैयार कर रहा हूं और उसके अंदर मैंने जो एग्रीगेट मिलाया है वो कैसा है, राउंडेड है, मतलब सर्कुलर है, सर्कुलर को मैं राउंडेड भी बोल सकता हूं, तो सरफेस एरिया एक दूसरे कांटेक्ट में कम होने की वजह से फ्रिक्शन भी क्या डेवलप होगा, कम डेवलप होगा। कम डेवलप होगा तो आसानी से एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकते हैं, फिसल सकते हैं। आसानी से एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं तो वर्केबिलिटी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो वर्केबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मतलब कि एक कोई अगर मैं ऐसा कंक्रीट पेस्ट तैयार करना चाहता हूं या मिक्स तैयार करना चाहता हूं जिसमें ज़्यादा वर्केबिलिटी चाहता हूं तो मैं उसमें कौन सा एग्रीगेट इस्तेमाल करूंगा, सर्कुलर या राउंडेड एग्रीगेट इस्तेमाल करूंगा। वर्केबिलिटी कहने से मतलब क्या है कि मैं उतनी आसानी से उस पेस्ट को क्या कर सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ। एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, एक पेस्ट लेके आ जाता हूँ जिसको, और एक दो पेस्ट लेके आता हूँ, एक को आप आसानी से क्या कर पा रहे हैं, मिला पा रहे हैं, और एक कोई दूसरा लेके आ रहा हूँ जिसमें बहुत मेहनत लगानी पड़ रही है। तो जिसको आसानी से मिला पा रहे हैं, जिसके साथ आसानी से काम कर पा रहे हैं, वो कैसा होगा, ज़्यादा वर्केबल होगा। और जो ज़्यादा वर्केबल होगा वो कैसे मिलेगा, सर्कुलर या राउंडेड एग्रीगेट इस्तेमाल करने से मिलेगा। लेकिन मैं एंगुलर कहाँ इस्तेमाल करूँ फिर? एंगुलर की मैं बात करूँ, देखिए तो एंगुलर कई सारे एंगुलर एक साथ इस्तेमाल कर लेता हूँ। जब मैं कई सारे एंगुलर एग्रीगेट एक साथ इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरे को ये देखने को मिल रहा है कि इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो जा रही है, मतलब कि एक दूसरे के बीच में फंस जा रहे हैं। फंसने की वजह से फ्रिक्शन अच्छा डेवलप हो रहा है। अच्छा डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब मेरे को इसमें वर्केबिलिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। वर्केबिलिटी लेस, कम वर्केबिलिटी, लेकिन स्ट्रेंथ अच्छी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा डेवलप होगा। आसानी से अगर कभी इस पे फोर्स आती है, स्ट्रेस जनरेट होता है तो आसानी से अपनी जगह से क्या नहीं होंगे, डिस्प्लेस नहीं होंगे। जब आसानी से डिस्प्लेस नहीं होंगे तो स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। अगर मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला कॉन्क्रीट बनाना है तो मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, एंगुलर एग्रीगेट का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन उसमें मेरी वर्केबिलिटी राउंडेड एग्रीगेट से कंपैरेटिवली क्या निकल के आएगी, कम निकल के आएगी। एक मेरे पास तीसरा एग्रीगेट भी है, फ्लेकी। अब देखिए फ्लेकी का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? फ्लेकी का इस्तेमाल ना करने का कारण ये है कि मान लो मैंने इसका रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा था और उसके अंदर फ्लेकी एग्रीगेट इस्तेमाल कर लिया।
इस्तेमाल करने के कारण जब इसके ऊपर से क्या गुजरेगी, व्हीकल गुजरेगी या कोई गाड़ी गुजरेगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कोना है इसका एज कॉर्नर जो है, इसके केस में क्या देखने को मिलेगा कि भाई ये आसानी से पाउडर हो जाएगी, मतलब आसानी से क्या हो सकता है, इसके एजेस ब्रेक हो सकते हैं ड्यू टू लेस सरफेस एरिया अवेलेबल। लेस सरफेस एरिया अवेलेबल होगा तो रेजिस्टेंस कम मिलेगी, कम मिलने के कारण यहाँ पे आसानी से क्या हो सकता है, टूट सकता है, टूट के पाउडर बन सकता है। टूट के पाउडर बन गया तो वो सरफेस ख़राब हो जाएगा, सरफेस ख़राब हो गया, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, रोड जल्दी से क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो कोई भी स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता हूँ उस केस में मैं फ्लेकी का इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे ना वर्केबिलिटी अच्छी मिलनी है, ना मुझे स्ट्रेंथ अच्छी मिलनी है। लेस वर्केबिलिटी, लेस स्ट्रेंथ, ना स्ट्रेंथ मिल रही है ना वर्केबिलिटी मिल रही है। तो जब मुझे स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए होगी तो मैं एंगुलर का इस्तेमाल करूंगा, जब वर्केबिलिटी चाहिए होगी तो मैं सर्कुलर का इस्तेमाल करूंगा। क्लियर रहेगी बात? ठीक है। इसके बाद ये तो शेप की बात हो गई। शेप, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई ये सर्कुलर एग्रीगेट, अब क्योंकि मेरे पास तो ढेर सारे एग्रीगेट हैं, नंबर ऑफ एग्रीगेट्स हैं, एक पूरी पहाड़ खड़ा हुआ है एग्रीगेट का। मैं अगर पता लगाना चाहता हूं कि इसमें सर्कुलर एग्रीगेट है, क्यों? क्योंकि मैं एक एक करके तो अलग करूंगा नहीं, एक एक करके अलग नहीं करूंगा, तो मतलब मुझे कोई एक ऐसा टर्म बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, ये पता लगा सकता हूँ कि इसमें एग्रीगेट ज़्यादा सर्कुलर है कि एंगुलर है। उसके हिसाब से मेरा मिक्स तैयार हो जाएगा। तो उसको बताने के लिए मेरे पास एक नंबर है, और वो कौन सा है? एंगुलैरिटी नंबर। ये एंगुलैरिटी नंबर क्या करता है देखते हैं। एंगुलैरिटी नंबर, मैंने क्या करा, राउंडेड एग्रीगेट ले लिए, पहले से ही क्या ले लिए, कुछ राउंडेड एग्रीगेट ले लिए और इसको फुली कॉम्पैक्ट कर लिया। जब मैंने इसे फुली कॉम्पैक्ट करा तो मुझे ये देखने को मिला कि ये अपने फुली कॉम्पैक्ट कंडीशन के केस में 67% क्या हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। मतलब इसमें 33% क्या मिलेगा मुझे, ऑफ वॉइड्स मिलेगा। 33% क्या मिलेगा, वॉइड मिलेगा। क्लियर रहेगी बात? जब 33% वॉइड देखने को मिलता है तब मैं इसको एंगुलैरिटी नंबर 0 बोल देता हूँ। कितना बोल देता हूँ? एंगुलैरिटी नंबर 0 बोल देता हूँ। और जैसे जैसे इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ता चले जाता है, तो मैं जैसे अब मान लेते हैं 34% निकल के आ जाता, तो ये एंगुलैरिटी नंबर मेरा 1 हो जाता। अगर यही 35 निकल के आ जाता, वॉल्यूम ऑफ वॉइड 35% होता तो 2 हो जाता। और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता था, 11 की वैल्यू तक जा सकता था। तो एक बात और समझ में आती है कि एंगुलैरिटी नंबर 0 से 11 के बीच में क्या करता है, वेरी करता है। सॉरी, 10 के बीच में वेरी करता है, 0 से 10 के बीच में वेरी करता है। 0 से 10 के बीच में वेरी करता है, मतलब सो ऑन क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। अब मतलब मैं ये कह सकता हूँ एंगुलैरिटी नंबर इज द नंबर इन एक्सेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड, कि कितने वॉल्यूम ऑफ वॉइड उसके अंदर जनरेट हो रहे हैं। अब मैं कैसे पहचानूंगा कि इसमें कौन सा कैसे सर्कुलर है या एंगुलर है? देखिए, जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे एंगुलैरिटी नंबर बढ़ रहा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये एंगुलर की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। क्योंकि एंगुलर एग्रीगेट के अंदर मुझे वॉल्यूम ऑफ वॉइड कंपैरेटिवली क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ग्रेटर द एंगुलैरिटी नंबर, एंगुलर द एग्रीगेट। और एंगुलर एग्रीगेट से कैसा मिक्स बनता है, लेस वर्केबल मिक्स। तो जो शेप की बात करी थी इससे पहले
कि भाई अगर हमें क्या मिल जाता है, शेप से हमें क्या मिल गया, एंगुलरिटी नंबर की मदद से हमें शेप मिल गया, और साथ में हमने इससे पहले ये भी बात करी है कि किस शेप से कैसी वर्केबिलिटी मिलेगी। तो एंगुलर में हमें लेस मिलती है। एक बात और समझ में आ गई कि एंगुलरिटी नंबर ज़्यादा हुआ तो वर्क जो मिक्स बनेगा वो लेस वर्केबल होगा, और अगर एंगुलरिटी नंबर अपनी रेंज की वैल्यू में क्या हुआ, कम हुआ, तो लेसर द एंगुलरिटी नंबर मोर द राउंडेड एग्रीगेट। मतलब एक बात और कह सकते हैं, वर्केबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक बात और समझ में आ गई। तो मैं अब ये भी पता लगा सकता हूँ एंगुलरिटी नंबर की मदद से कि जो इसमें मेजर एग्रीगेट्स हैं वो राउंडेड हैं कि एंगुलर हैं, और ये भी बता सकता हूँ कि वर्केबिलिटी ज़्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी। एक बात ये भी समझ में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद हम सरफेस टेक्सचर पे भी जा सकते हैं। एक प्रॉपर्टी तो हमारी क्या थी, शेप थी, और शेप हमने एंगुलरिटी नंबर की मदद से काम कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे, सरफेस टेक्सचर पे मूव करते हैं। अब देखिए जो टेक्सचर है, चाहे वो राउंडेड हो, चाहे वो एंगुलर एग्रीगेट हो, कोई भी एग्रीगेट हो सकता है, उसका जो सरफेस टेक्सचर है, सरफेस टेक्सचर वो कैसा भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। स्मूथ भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है। अगर स्मूथ हुआ, अगर मान लेते हैं यही राउंडेड एग्रीगेट को लेके चलते हैं जिसमें हमें वर्केबिलिटी ज़्यादा मिलती है, तो वो राउंडेड बनाने की कोशिश करता हूं मैं। एक राउंडेड रफ भी हो सकता है और एक राउंडेड बिल्कुल स्मूथ भी हो सकता है। लिख देता हूं मैं, स्मूथ रफ। अगर स्मूथ हुआ तो दूसरा एग्रीगेट जब मैं इसके ऊपर प्लेस करूंगा वो आसानी से क्या कर सकता है, इस पर फिसल सकता है। आप एग्जांपल ले लीजिए, आप एक रूम के अंदर आते हैं जिसका फर्श बिल्कुल स्मूथ बना हुआ, उस पर दौड़ते हुए जाएंगे तो आसानी से क्या फिसलते हुए जा सकते हैं, फिसलते हुए जा सकते हैं। मतलब एक एग्रीगेट भी दूसरे एग्रीगेट के ऊपर आसानी से फिसल सकता है। वर्केबिलिटी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। वर्केबिलिटी अगेन मुझे क्या मिल गई, ज़्यादा मिल गई। लेकिन अगर यही रफ हुआ, रफ होने के कारण फिर से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा। फ्रिक्शन डेवलप होगा मतलब ये एक दूसरे को आसानी से इसके ऊपर फिसलने नहीं देगा। फिर उसी रूम में जाइए, उसका फर्श क्या कर दीजिए, रफ बना दीजिए, फिर उस पर दौड़ने की कोशिश करेंगे, आप आसानी से फिसल नहीं पाएंगे। मतलब वर्केबिलिटी क्या, आसानी से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वर्केबिलिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्लियर रहेगी मेरी बात। लेकिन अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ की, तो रफ के केस में मुझे जो स्ट्रेंथ है वो क्या मिलेगी, हाई स्ट्रेंथ, और यही स्मूथ के केस में जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, लो होगी। सही बात है। तो स्ट्रेंथ की भी बात कर ली मैंने, ये शेप के साथ काम कर लिया मैंने, टेक्सचर के साथ काम कर लिया। इसके बाद ग्रेडिंग की बात करते हैं। ग्रेडिंग की बात, देखिए ग्रेडिंग की बात आपसे सॉइल में भी की जाती है, मैं दोबारा कर लेता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक आप क्या लेके आ जाएं, एक ऐसा बहुत सारे एग्रीगेट लेके आ जाएं जिसमें लगभग हर साइज के, लगभग क्या, हर साइज के पार्टिकल अवेलेबल हो, बड़े से छोटे तक। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे लेके आ जाएं जिसके अंदर कोई एक रेंज गायब हो बीच की, पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर साइज की रेंज एक मेंशन ही ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर लगभग सारे एग्रीगेट बराबर ही साइज के हों, ऐसा भी हो सकता है। जिसमें लगभग हर साइज के अवेलेबल होते हैं, मैं उसे वेल ग्रेडेड बोलता हूँ। पहली बात। जिसमें कोई एक रेंज गायब हो, मतलब उसमें क्या आ गया, गैप आ गया, तो मैंने उसे गैप ग्रेडेड बोल दिया। और जिसमें लगभग हर साइज के अवेलेबल हैं, मैंने उसे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बोल दिया। अब सवाल ये बनता है किससे स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, किससे कम मिलेगी, क्योंकि हमें तो स्ट्रेंथ चाहिए।
और अगर चाहिए है तो आप सोचने वाली बात है, अगर मैं क्या कर लेता हूँ, इस वेल ग्रेडेड का इस्तेमाल कर लेता हूँ, बड़े साइज़ के एग्रीगेट के अंदर जो वॉइड मिलेगा उसमें छोटा चला जाएगा, उसके अंदर जो वॉइड फॉर्म होगा उसमें उससे भी छोटा एक्वायर कर लेगा जगह, उसके अंदर जो वॉइड फॉर्म होगा उसमें और छोटा वाला एग्रीगेट अपनी जगह, मतलब उसमें जो टोटल वॉइड्स होंगे बहुत कम निकल के आएंगे, अंदर खाली जगह कम होगी, तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा तो स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, स्ट्रेंथ मुझे ज़्यादा मिल रही है। लेकिन अगर गैप ग्रेडेड की बात करूं तो गैप ग्रेडेड के केस में एक बीच में वॉइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करता हूं। लेकिन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड की बात करूं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के केस में जो भाई सारे एक ही साइज़ है, एक ही साइज़ है, मतलब सरफेस एरिया कांटेक्ट में कम होगा, वर्केबिलिटी तो अच्छी दे देगा, वर्केबिलिटी तो अच्छी दे देगा, लेकिन स्ट्रेंथ क्या देगा, कम देगा। स्ट्रेंथ फिर से मुझे क्या मिल गई, कम मिल गई। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान मुझे फिर से रखना है। अब इस ग्रेडिंग को कैसे निकाला जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक और भी की जा सकती है कि ये जो वेल ग्रेडेड स्ट्रेंथ अच्छी दे रहा है, ये साथ के साथ आपको वर्केबिलिटी भी अच्छी देता है। क्या देता है, वर्केबिलिटी भी अच्छी देता है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जब भी मैं कॉन्क्रीट मिक्स बनाऊँ हमेशा वेल ग्रेडेड से बनाऊँ। क्यों, क्योंकि मुझे वर्केबिलिटी भी अच्छी मिलेगी और स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलेगी। क्लियर रहेगी मेरी बात। अब ये ग्रेडिंग मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो आपका ग्रेडिंग है ये वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, मतलब कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है कि गैप ग्रेडेड है, तो ये निकालनी पड़ती है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी मेरे पास एक नंबर है और उस नंबर को मैं क्या बोलता हूँ, फाइननेस मॉडुलस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, फाइननेस मॉडुलस। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फाइननेस मॉडुलस फॉर सैंड, सैंड के केस में। अब देखिए सैंड क्या हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, फाइन सैंड भी हो सकती है, मीडियम सैंड भी हो सकती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसका फाइननेस मॉडुलस का नंबर याद होना चाहिए। और कोर्स सैंड भी हो सकती है। फाइन सैंड के लिए जो फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू रहती है वो 2.2 से लेकर लगभग 2.6 के बीच में रहती है। मीडियम के लिए ये लगभग 2.6 से लेकर 2.9 के बीच में रहती है। और कोर्स के लिए ये वैल्यू 2.9 से लेकर 3.2 के बीच में रहती है। मतलब आपको एक बात ये समझ में आ रही है देखने से कि जैसे जैसे मॉडुलस की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे सैंड की कोर्सनेस भी बढ़ रही है। मतलब एक बात ये बोल सकता हूँ, हायर द फाइननेस मॉडुलस ग्रेटर या कोर्सर इज द एग्रीगेट। एक बात तो ये समझ में आ गई, ठीक। लेकिन ये फाइननेस मॉडुलस एक्चुअली में क्या बताता है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फाइननेस मॉडुलस निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 100 ग्राम का एक सैंपल ले लिया। 100 ग्राम के सैंपल में क्या करा, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीव लगा दी। सीव कुछ इस तरह से लगाई कि पहले 80 mm, फिर 40 mm की, फिर 20 mm की, उसके बाद 10 mm की, उसके बाद 4.75 mm की, उसके बाद 2.36 mm की, इसके बाद 1.18 mm की, इसके बाद मैंने उससे भी छोटी लगा दी 600 माइक्रोन मीटर की, फिर 300 माइक्रोन मीटर की, फिर 150 माइक्रोन मीटर की। सही है, ये कुछ मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दी। और अरेंज करने के बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर एग्रीगेट डाल दिए। इसके सबसे टॉप वाली सीव में मैंने एग्रीगेट डाल दिया और 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको क्या कराया,
शेक करा, शेक करने के बाद, वाइब्रेट करने के बाद जो छोटे साइज के एग्रीगेट होंगे, मान लेते हैं कि एग्रीगेट का 45 mm साइज है उस पर्टिकुलर 100 ग्राम में, तो वो 80 से पास हो जाएगा और 40 के ऊपर रिटेन हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग सीव्स के ऊपर कुछ अलग अलग रिटेन हो गए। मैंने मान लिया, मैं निकाल लेता हूं, सीव वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेन्ड, सही है। मैं मान लेता हूं कि सबसे ऊपर वाली सीव में कुछ 80 वाली पे 20 ग्राम रिटेन हो गया, उसके नीचे वाली पे 10 हो गया, इस पे भी 10 हो गया, इस पे 15 ग्राम रिटेन हो गया, इस पे 10 रिटेन हो गया, इस पे 10, इस पे 5 मान लेते हैं, 5 ग्राम रिटेन हो गया, इस पे अगेन 10 ग्राम, इस पे 5 ग्राम, इसमें 5 ग्राम, टोटल 100 ग्राम में कुछ इस तरह से रिटेन हो गए अलग अलग सीव के ऊपर। कितना लिया था टोटल? 100 ग्राम लिया था। अब ये निकाल ले अगर मैं कि कितना परसेंटेज हर टोटल का कितना परसेंटेज हर सीव पे रिटेन हुआ, परसेंटेज वेट रिटेन्ड, तो 100 का 20 ग्राम कितना हुआ? 20%। 10 कितना हुआ? 10%। ये भी 10%, ये 15%, ये 10%, ये 10%, ये 5%, ये 10%, ये 5%, ये भी 5%। क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड निकाल लेते हैं फिर, परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड, तो भाई पहली सीव पे कितना हुआ? 20%, इससे ऊपर तो कोई सीव थी नहीं। सेकंड सीव पे टोटल कितना रिटेन हुआ है? 20 ऊपर हो चुका है और 10 अब रिटेन हो गया, तो मतलब 30%। 30 + 10 40%, 40 + 15 55%, 55 + 10 65%, 75%, 80%, 90%, 95% और ये 100%। इस टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करें, ये टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 650। इस 650 को आप क्या करिए, 100 से एक कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है? 6.5 आ जाती है। मतलब इसका जो फाइननेस मॉडुलस है, जो भी आप सैंपल लेके आए थे, इसका जो फाइननेस मॉडुलस निकल के आया वो 6.5 आया। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो भी एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट था आपके पास, उसमें जो मीन साइज ऑफ एग्रीगेट है वो कुछ कितना है? 6.5 mm है। मतलब जो भी आप फाइननेस मॉडुलस निकाल रहे हैं, फाइननेस मॉडुलस आपको बेसिकली क्या बता रहा है? फाइननेस मॉडुलस गिव्स आइडिया अबाउट मीन साइज ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट के मीन साइज का एक आइडिया दे देता है, एवरेज साइज का एक आइडिया दे देता है कि उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर क्या एवरेज साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं या एवरेज साइज का एग्रीगेट प्रेजेंट है। तो आप अलग अलग कितना परसेंट कितना परसेंट उसके अंदर है अलग से भी निकाल सकते हैं, और फाइननेस मॉडुलस की मदद से आप फाइननेस मॉडुलस देख के किसी भी सैंड का या किसी भी एग्रीगेट का आप क्या बता सकते हैं कि उसमें मीन साइज ऑफ एग्रीगेट क्या प्रेजेंट अवेलेबल है। क्लियर रहेगी मेरी बात? फाइननेस मॉडुलस की मदद से आप ग्रेड निकाल लेंगे और उस ग्रेड से आपको पता चल जाएगा कि अगर वेल ग्रेडेड है, हर साइज के लगभग, देखिए जैसे इसमें हर साइज के लगभग प्रेजेंट है, इसका मतलब ये बनता है कि ये कैसा था? वेल ग्रेडेड एग्रीगेट था। और इसके बाद बारे में जो डीप स्टडी है वो आपको सॉइल में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब एक बात और भी समझ में आती है। देखिए अगर मैं वर्केबिलिटी की बात करूं, देखिए क्योंकि एग्रीगेट जो मैंने बोला था दो थे, एक फाइन एग्रीगेट भी था और एक कोर्स एग्रीगेट भी था। तो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट में भी एक बात और समझने वाली है। क्या है वो? ये भी समझते हैं।